नमस्ते एवरीवन, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हर दिल दीगर तिशु का संग में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस जैस्मिन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डांस की। तो हेलो जैस्मिन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुई कथक में? मेरी जर्नी अगर सिर्फ कथक की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो भी गया। मतलब हम जिस तरह से बात करें तो मैं आई वाज लाइक इतनी सी थी जब से मुझे शौक़ था डांस करने का, और मेरी पूरी फैमिली को था कि मैं कुछ करूं। लेकिन जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ एग्जैक्टली मैं पटियाला से तो नहीं हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि डांस में कोई एजुकेशन या कुछ भी हम करियर लेके जा सकते हैं आगे। तो बस मैं स्कूल्स में कॉलेजेस में अपना करती थी, और उसके बाद बैचलर्स के बाद मुझे कॉलेज में पता लगा कि मास्टर्स भी है। तो मैं मास्टर्स करने पंजाबी यूनिवर्सिटी में आई, और उसके बाद 2019 में मैंने पटियाला में एंटर किया था, और उसके बाद कभी वापस जाने का मन ही नहीं किया। और किस्मत ने ऐसा खेल रचा कि मैं अब यहीं पे सेटल्ड हूँ अपने करियर में। तो बस। तो जैसे कि आपने बोला कि आप करियर में कुछ करें, है ना? आपको पता लगा कि इसमें स्टडी भी होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि डांस में हम स्टडी भी कर सकते हैं। लाइक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है हमारी 8, है ना? उसमें हम आगे स्टडी भी कर सकते हैं जी, है ना? तो इसके बारे में आप हमें बताओगे? इसके बारे में स्टार्ट यही कर रहे हैं कि जैसे मैं अबोहर से हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि डांस में आपका करियर या एजुकेशन के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता लोगों को। तो अब मैं उस सिटी से निकल के यहाँ तक आई हूँ, तो अब मैं अपनी सिटी में वो चीज़ बता रही हूँ। मेरी सिटी के साथ जुड़ी 4 सिटीज़ में इस चीज़ के बारे में पता लग रहा है। ओके। तो ऐसे करते करते पता लगेगा, सब तक पहुँचेगी ये बात। और फैमिलीज़ को भी आई थिंक इस चीज़ में और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को और आगे तक इस चीज़ में फील्ड में भेजें। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज अलाउ ही नहीं करती है कि बच्चे डांस में आगे जाए, है ना? एग्जैक्टली अगर हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें, उसमें तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। लाइक कथक को लेके बड़े मिथ्स हैं, है ना? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टचवुड मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने ऐसा कुछ कभी भी फेस नहीं किया। मेरे रिलेटिव्स ने भी कभी कुछ ऐसे मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया इस चीज़ को लेके। और मेरे पेरेंट्स को मैंने जब पापा को बताया कि बैचलर्स के बाद मुझे मास्टर्स करनी है डांस में, मुझे पता लगा, अदरवाइज़ मैं मास्टर्स इंग्लिश में करने लगी थी। तो जब मैंने कहा कि मुझे पता लगा कि जाना तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में ही है इंग्लिश करने, तो डांस का भी हम ट्राई कर लेते हैं, तो ही सेड ओके तुम्हारी मर्जी, अब इसके आगे मैं नहीं कोई कंट्रोल करूँगा। तो तुम करो ट्राई। तो मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में अपनी काउंसलिंग के लिए किया था, तो मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ। ओके। तो फिर आई चूज डांस। ओके। तो मुझे तो सपोर्ट मिला। धीरे धीरे मुझे लगता है कि फैमिलीज में क्रेज़ है इस चीज़ का, क्लासिकल को लेके, क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि मेरी सिटी से मुझे कॉल आती है। पेरेंट्स शुरू से आई थिंक 5-6 साल के बच्चे होते हैं, और वो कहते हैं कि प्लीज़ आप इन्हें प्योर फॉर्म सिखाएं, मतलब सॉन्ग्स पे नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम सेमी क्लासिकल में ही खुश हैं। तो इट्स लाइक कि डांस है, आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो ये तो अपने मन से जो आता है वो वैसे ही ठीक है। मतलब मैं भी इस लाइन से जुड़ी हुई हूँ। तो सेमी क्लासिकल और क्लासिकल में लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में आप कैसे मतलब समझाएंगे? कि मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्टली यंगस्टर्स वो बिल्कुल ना, उनको पता ही नहीं होता है कि क्लासिकल क्या है और सेमी क्लासिकल क्या है। सेमी क्लासिकल हम एक्चुअल में प्योर कथक के बीच में भी एक पार्ट सेमी क्लासिकल का आता है, जिसमें हम ठुमरी का कह सकते हैं। तो जैसे ठुमरी है, उसके बीच में कुछ रोमांटिक हो गया, कोई श्रृंगार रस, भक्ति रस, कुछ भी आ जाता है। तो बेसिकली सेमी क्लासिकल है जिसमें आप कोई लिरिक्स को यूज़ कर रहे हो। और प्योर कथक के बीच में आपकी शुरुआत किसी तौर तरीके से ही हो सकती है, आप डायरेक्ट जाके नाच नहीं सकते हो। आपको वंदना करनी होगी, पहले स्तुति करनी होगी, भगवान को याद करना होगा, उनका आशीर्वाद लेना होगा, उस स्टेज का आशीर्वाद लेना होगा कि हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। घुंघरू को पहनना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे क्लासिकल फॉर्म्स में है। घुंघरू के बिना ये बिल्कुल अधूरा है। और सेमी क्लासिकल फॉर्म में
कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है। Yes. या ड्रेसेस को लेके क्लासिकल के बीच पे, ये तो भगवान जी से ही जुड़ा है, शिव से जुड़ा है। जी। और सेमी क्लासिकल ऐसे बॉलीवुड टच में भी हम हाँ। कह सकते हैं। तो सीक्वेंस के साथ चलना कथक है हाँ। रूल्स में, लेकिन जितना वो बंधा हुआ है उतना ही फ्री भी है। लेकिन आजकल बच्चे इसका डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें सेमी क्लासिकल में भी क्लासिकल फॉर्म थोड़ी बहुत सिखा रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये बोरिंग है। हाँ, बोरिंग एक बहुत ही बड़ा ये एक मिथ है कि बोरिंग चीज़। तो मतलब इससे बच्चे कैसे कनेक्ट करें या कैसे समझ पाए कि वो बोरिंग नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो बच्चों एज अ में भी, टीचर ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरे हिसाब से। बच्चों को मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए थे उनमें से कुछ बच्चे थे जो बहुत शौकीन थे कि प्योर ही करना है। हाँ। कुछ बच्चे थे जिनको बस यूं ही आए हैं डांस करके थोड़ा चले जाएंगे। तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को आप डेप्थ में जाके समझाओ। एग्जैक्टली। और बच्चों में भी पेशेंस होना चाहिए, प्लस टीचर में उतना ही पेशेंस जरूरी है। होना चाहिए। आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को कि ये आपको अभी करनी है तो अभी करनी है। आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। मतलब यू नेवर नो कि एक बच्चा 6 महीने में उस चीज़ को सीख रहा है, कोई बच्चा 6 साल भी लगा सकता है। ये उसके पिकअप पे, उसकी लर्निंग पावर पे तो पेशेंस चाहिए। और डेप्थ में जाके जब आप उस चीज़ को बताएंगे कि माइथोलॉजी के साथ कितना जुड़ा हुआ है, आपकी संस्कृति जो है, आपके घर में जिस चीज़ के बारे में बातें होती हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हो, वही इसमें है, इसके अलावा क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये बात बताती हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ के साथ बहुत रिलेट कर सकते हो। एक चीज़ को आप सीखने लगे हो, आपको कितना पेशेंस चाहिए होगा उस चीज़ को सीखने में, और वो आपकी लाइफ में कितना हेल्पफुल है। आपको कंट्रोल, इमोशंस को कंट्रोल करने की एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। एफर्ट्स कैसे करने हैं, नहीं भी मन आपका, आपको लेकिन फिर भी रियाज करना ही होगा एक। तो ये आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट करो कि आपकी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं और जो आपकी कथक के बीच में जो आपकी जर्नी चलती है वो बहुत कनेक्शन फील करती है। तो धीरे धीरे जब स्टूडेंट्स को हम काउंसिल करते हैं टाइम टू टाइम, तो उनमें इंटरेस्ट 90% बच्चों में उस चीज़ का इंटरेस्ट ज़रूर आता है। तो अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी स्टडी एंड ऑल, मैंने आपके बारे में रिसर्च करी, मुझे पता आपने यूसीजी का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी डांस में। तो ये चीज़ मुझे बताए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स इस पॉइंट पर आकर मेरे ख्याल से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? और मुझे लगता है बहुत सारों को तो ये पता भी नहीं होगा कि डांस में भी होती है ये चीज़ें। जी बिल्कुल। हाँ। तो उसमें मेरी जो स्टार्ट हुआ था, तो मैं मास्टर्स में आई। मास्टर्स में मैंने इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा। डांस तो मैं सीखती रही, करती रही, लेकिन एज अ सब्जेक्ट उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैंने मास्टर्स में शुरू की। तो मतलब अगर मैं ट्रूथफुली बताऊं तो मुझे इतना स्ट्रेस था उस चीज़ का, और मेरे फादर ने ये कहा था कि अगर मास्टर्स में तुमने नेट कर लिया तो तुम पटियाला रहोगी, नहीं तो वापस घर आ जाओगी। अच्छा। और मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, मेरे को वापस उस जगह जाना ही नहीं था। ओके। मुझे आना यहाँ है और इसी में ही रहना है। हाँ। तो उस चीज़ का भी एक प्रेशर था, वो पॉजिटिव प्रेशर मेरे पे था उस चीज़ का, तो मुझे करना था। और एक चीज़ मुझे याद है, मैंने 2019 में एडमिशन ली थी यहाँ पे। 2020 जनवरी 1 को मैं घर पे पढ़ना शुरू कर दिया था कि नया साल है तो आज पढ़ना शुरू करते हैं। और इतनी मुझे इतनी टेंशन, मैं भगवान को प्रे करती थी कि हे भगवान 6 महीने मुझे दे दे, पूरी दुनिया रोक दे। हाँ। मैं चलती रहूं। और मार्च में ऐसा लॉकडाउन हुआ, ऐसा कोविड सीजन आया, सब रुक गया। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद भगवान मेरी वजह से कोविड लाया। पर मैं ऑडियंस के लिए सॉरी बोलूंगी कि अगर कोविड आपको लगा कि मेरी वजह से, तो उस चीज के लिए सॉरी। अरे मतलब कोविड में तो ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में, ऐसे बहुत ज्यादा परेशानी हुई सबको ना। और लेकिन अच्छा वक्त भी था। बिल्कुल, बहुत जनों के लिए वो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत जनों के लिए वो बहुत बुरा भी था। तो मैं घर पे थी, मार्च में घर पे आई मैं। और मुझे याद है मैं आई थी 19 मार्च को मैं घर चली गई। उसके बाद कभी वापस पटियाला आई नहीं इतने लंबे टाइम के लिए। और मैं घर पे रहना पसंद नहीं करती, मैं 4 दीवारी के बीच में नहीं रह सकती। लेकिन मेरे पापा ने मुझे रोज कहना कि यही टाइम है, तुम पढ़ो, सब बैठे हैं, तुम पढ़ो। तो मेरे फादर का इस चीज़ में, मेरे पेरेंट्स का, मेरे मदर का, मेरे भाई का, छोटे भाई का, सबका इतना बड़ा हाथ है
इस चीज़ में कि मतलब आई कांट थैंक देम। तो फिर मैंने वो जब स्टार्ट किया, और एक मेरे लिए ये पॉजिटिव रहा कि वो पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम, और मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम था उस चीज़ को पढ़ने के लिए, बट स्टिल बहुत पढ़ना पड़ता है। तो तब मेरा हुआ, मैंने सितंबर में दिया 2020, और मेरा आई डोंट नो कैसे बस हुआ क्लियर। और जब मेरा रिजल्ट आना था तो मैं दिसंबर में वापस जब बेसिकली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यूजीसी का एग्ज़ाम देने के लिए, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, और तभी मेरा क्लियर हो गया। क्योंकि पापा ने मुझे ये कहा था कि तुम ये मत सोच के जाओ कि तुमने देखने जाना है कि एग्ज़ाम कैसा होता है, तुम साइट पे देख सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाओ और ये सोच के जाओ कि तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अच्छा, वो इतना प्रेशर था मेरे पे, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो करना ही करना है, कि वो करना ही है। मतलब फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो प्रेशर मेरे पे हावी होने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं अपना मेंटल पीस नहीं खराब कर सकती। तो अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे जो भी होगा। तो फिर मैंने अपना 100% दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल मिला। और मेरा जब रिजल्ट आना था तो एक दिन पहले साइट पे ना आना शुरू हो गए नोटिफिकेशंस। तो मैंने रात को 10 बजे पापा को कॉल किया, मैं कहा पापा रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा? और ही वाज स्लीपिंग एंड ही सेड कि सो जाओ सुबह पार्टी करना। मैं कहा आपको कैसे इतना श्योर कैसे हो कि पार्टी करनी ही है? कहते बस मैंने कह दिया ना, अब सो जा। और सुबह वही हुआ, वीडियो कॉल पे मैं उन्हें बोल रही हूँ क्या मेरा रिजल्ट चेक करो, और क्लियर था। मतलब वो पार्टी पक्की हो गई। पार्टी पक्की हो गई। बढ़िया, आपने लॉकडाउन में लगा दिया, पार्टी भी हो गई और यूसीजी क्लियर भी हो गया। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है आई थिंक ना। तो बेसिकली जैसे बहुत सारे फैमिलीज इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। हाँ। वहाँ आपने इस चीज को, फैमिली ने आपके सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ इस लाइन में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो डांस में। क्योंकि हम देखते हैं कि कथक में लड़के भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी दूसरे तरीके की हो जाती है, नजाकत ज्यादा आ जाती है। तो उस वजह से उन्हें एम्बैरस फील होता है, या कुछ कह लो यार, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी उन्हें तो आप उस पे कैसे क्या बोलना चाहोगे? हम सोसाइटी की तो थिंकिंग को ऐसे नहीं बदल सकते, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मेरे क्लासमेट्स भी थे, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो लड़के थे, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बॉडी में कोई ऐसा चेंज आता होगा। जो नेचुरली ऐसे हैं दे आर गुड, है ना, आई लाइक देम। तो वो है बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप में वो अदा है, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि आप अगर क्लासिकल कर रहे हो या आप सेमी क्लासिकल करना शुरू कर गए तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ के बीच में भी आप में वो अदाएं झलकेंगी। इतना आई डोंट थिंक। अब हम कुमार शर्मा की बात करें, हाँ बिल्कुल, उनमें तो कभी हमने वो नई चीज वो तो बहुत प्यारे लगते हैं करते हुए ना। तो अगर वो डांस कर रहे हैं तो वो डांस के बीच में, लेकिन अगर वो रियल लाइफ में आ गए ये चीज मेंशन की थी कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो जोन में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका और उन्होंने कहा हमने कथक करना है, लेकिन अपने उसमें रहकर मेल जो उनका है उसी को रिप्रेजेंट करते हुए। तो उन्होंने फिर अपने आप को मस्कुलर टाइप में रिप्रेजेंट किया, लेकिन उनकी नजाकत बहुत प्यारी नजाकत है। जब उनकी हैंड मूवमेंट्स चलती हैं तो बहुत सुंदर सी लगती है ना। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे लोगों में मिथ है वैसे ये वाली चीज को लेकर। मुझे पर्सनली भी ये चीज अच्छी नहीं लगती है, सोसाइटी वाली बात तो अगर मैं कहूँ। पर क्वेश्चन मुझे पूछना था तो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मेरे लिए जानना जरूरी है कि इसमें आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि हम इस लाइन से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली आप तो कथक से रिलेट करते हो, तो मुझे ये जानना था। और काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं, जैसे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, स्टार्टिंग से ही नहीं करती, लेकिन बच्चे करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा कथक को लेके गलत फहमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो घुंघरू पहनना तक गलत मानते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? और आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ को कैसे हम हटा सकते हैं, या हम धीरे धीरे इस चीज को खत्म करना? ये भी एक पेशेंस वाला काम ही है, इस चीज को मैनेज करना। तो अगर मैं वो सिचुएशन अपने पे लगा कर देखती हूँ तो इट्स लाइक कि टॉक टू योर पेरेंट्स,
उन्हें आप बताओ कि जो आपको लगता है, ऑब्वियसली एक ही स्ट्रीम की दो साइड्स हैं, बिल्कुल। ठीक है, अगर डांस इज इन अ गुड वे, इट्स ऑल्सो इन अ बैड वे, तो आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि मैं जिस फील्ड के बारे में करना चाह रहा हूँ वो नहीं है जो आपने मूवीज में देखा है, जो आपने किसी सीरीज में देखा है, उसकी रियलिटी कुछ और भी है, कुछ और भी। उन्हें अपने दुनिया में लेकर जाओ, उन्हें अपने टीचर्स के साथ मिलाओ, उन्हें अपने मेट्स के साथ मिलाओ, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर आप में उस चीज़ का विश्वास और उतना लॉयल्टी, ऑनेस्टी, प्योरिटी के साथ अगर आप उस चीज़ को किसी को बता रहे हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। सूनर और लेटर ये तो होगा, टाइम लगेगा, आई नो, बट होगा ये चीज़। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी एक्चुअली ये सब करने के बाद भी कई पेरेंट्स बहुत जिद्दी होते हैं। उनके लिए मैं ये कहूँगी क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ रिलेटिव्स थे ऐसे, टचवुड मेरे पेरेंट्स की वजह से किसी का इतना वो जोर नहीं चला, क्योंकि दे वर सपोर्टिव। तो पर फिर भी कुछ थे ऐसे जो कहते थे कि इस फील्ड में क्या रखा है, तुम बीएड कर लो, तुम ये एग्जाम दे लो, ये कर लो, टीचिंग में आ जाओ, स्कूल में ये वो। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे एटलीस्ट एक बार ट्राई करने दो, अगर मैं करना चाह रही हूँ, आप कम से कम मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, है ना। तो मुझे था कि एक बार मैं ट्राई करूँ। जब ट्राई किया तो टचवुड उस चीज़ में अच्छा रिजल्ट आया। जब आज रिजल्ट आया तो सब बड़े प्राउडली कहते हैं, वही रिलेटिव्स ये बात बोलते हैं कि देखो हमारे घर की बेटी है और इसने बहुत हट के फील्ड चूज़ की थी और आज उसमें सक्सेसफुल है। तो फिर उन रिलेटिव्स को चुप करवाने के लिए तो यही है कि आप उस चीज़ को साबित कर दो कि अगर मैंने इस चीज़ को चूज़ किया है तो मैं उससे अच्छी जगह से, अच्छे तौर तरीकों से ही उसमें कुछ हासिल करूँगा। बिल्कुल। कुछ ये नहीं कि हम कुछ नीचे नहीं हो रहे हैं, हम इनके तो बिल्कुल करीब जा रहे हैं। हम जितना इस चीज़ को करेंगे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि 16 अक्षर का जाप होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यूनिवर्सल ताल कौन सी है? 16 मात्रा की यूनिवर्सल ताल है। तो अगर आप उसी चीज़ का रियाज करते हैं, ताथे थे तत आथे थे तत आथे थे तत आथे थे तत, तो इतना साधना है आपकी। लोग समझते नहीं है। आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे अवेयर ही नहीं है, नटराज जी से अवेयर नहीं है। मैं वही इसीलिए कहती हूँ कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप उस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के साथ जब रिलेट करोगे तो उनके पेरेंट्स, आई डोंट थिंक कि, मैं बहुत छोटी सी बात बताऊं कि पेरेंट्स टैटू बनवाने के लिए बहुत मना करते हैं बच्चों को। तो मैंने जब मेरा नेट हुआ तो मैंने पापा को बोला कि मुझे अब गिफ्ट चाहिए। कहते क्या चाहिए? मैंने कहा टैटू बनवाना है। तो ही वाज लाइक कि नहीं। मैंने कहा अच्छा बनवाऊंगी, आप मुझे एक बार बनवाने दो। और मैंने ये बनवाया था मोर पंख। वाओ। और ये देख के किसी ने मुझे टोका ही नहीं। तो आप अगर किसी चीज को कर रहे हो तो उस चीज को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दो। वो अपने आप प्योर हो जाएगी। अपने आप प्योर हो जाएगी। तो आपको एक्सेप्टेंस जल्दी मिल जाएगी। एक्सेप्टेंस भी मिल गई। तो थोड़ा सोच के बस ट्रिकी हो कि कुछ काम करो। नहीं, ये चीज़ मैंने की है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन देती हूँ, नटराज जी का बताती हूँ और प्रणाम भी करना सिखाया मैंने। बिल्कुल। भले ही हम सेमी क्लासिकल में को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि क्लासिकल उसमें भी है। नहीं, मैं तो आप उसको सिखाओ, उन्हें बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर सेमी क्लासिकल कर रहे हो तो उसके बीच में प्योरिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। ऐसी बात नहीं है कि सेमी क्लासिकल में भी क्लासिकल तो है, उसका कुछ हिस्सा तो कन में कुछ तो है। मुझे ऐसा लगता है कि जब नटराज जी ने, शिव जी ने अपने अवतार में आकर जब प्रेजेंट किया था अपने तांडव रूप को, रुद्र रूप को, तो देखो उससे पहले उन्होंने भी नहीं किया था। अगर हम जाए हिस्ट्री में जाकर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल रिप्रेजेंट होना चाहिए हमारा डांस, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ डांस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। भले यार लोग उसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए लोगों को कि ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिखाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको बहुत ही गलत वे में लेके जाते हैं। खैर धीरे धीरे शायद ये चीज़ ठीक होगा। तो आगे अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा आपका कोई आर्टिकल भी आया, उसके बारे में बताया हमें। रिसेंट मेरा अभी अद्भुत भारत पार्ट 3 में एक छोटा सा आर्टिकल, बस मैंने कोशिश की कि उस चीज़ को पब्लिश करें ताकि सबको पता लगे। उसके बारे में आप हमें बताएं। उसमें मेरा था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस हार्मनी। तो मतलब कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं डांस को म्यूजिक के साथ। तो इट्स सो लवली कि आप जब उस चीज़ को देखते हैं कि डांस के बिना म्यूजिक नहीं, म्यूजिक के बिना डांस।
अगर आप सिर्फ एक वोकल आर्टिस्ट या एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को देखें तो वो जब गाएंगे तो डेफिनेटली वो झूमते हैं, हाँ, है ना, कोई दे विल नेवर सिट लाइक दिस एंड सिंग। Yes. तो बिना डांस के म्यूजिक नहीं है, और हम तो डांस तो कर ही नहीं सकते बिना म्यूजिक के। बिल्कुल नहीं कर चाहे वो सकते। ताल ही अपने आप में चल रही है, हाँ, बट बिल्कुल। स्टिल इट नीड्स। हाँ। तो एक ही सिक्के के दो पहलू, तो उस चीज के बारे में है, आप सब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब हमें इस बारे में बताइए कि म्यूजिक और जो हम डांस करते हैं उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो यूथ है या हमारे बच्चे हैं आजकल के, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि जो भी यूथ है आजकल किस तरफ जा रहा है, वेस्टर्न तरफ की जा रहा है कि वेस्टर्न करना है हमने, और उन्हें म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, बस वो करते जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आप इंडियन उससे अगर आप जुड़ोगे अपने कल्चर से तो आप और डीपी से समझ पाओगे। इसके लिए तो ये है कि अगर वेस्टर्न डांस या वेस्टर्न म्यूजिक भी देखें तो उसमें अगर सबका क्रेज बहुत ज़्यादा वेस्टर्न की बहुत तरफ है, बहुत ज़्यादा, तो उसके बीच में भी आप देखिए कि वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें हम, आई थिंक कि अगर अरिजीत सिंह को हम देखते हैं या ए.आर. रहमान को देखते हैं, उनका बेस कहाँ से आया? इंडियन क्लासिकल फॉर्म से ही आया। और अगर आज उन्हें उस चीज़ की समझ है, उन्हें रागों की समझ है, उन्हें रस भाव की समझ है, तो उनका संगीत अगर 20 साल पहले भी उन्होंने कंपोज किया, वो आज भी सुनने में उतना ही प्योर, उतना ही शांतमय लगता है। तो और दूसरी चीज़, अगर डांस और म्यूज़िक को हम कनेक्ट करते हैं तो अगर आपके बीच में एक नेचुरल रिदम चल रही है, अगर आपको म्यूज़िक की वो रिदम समझ में आए तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को डांस में कैच करोगे। जब तक आपको वो बीट नहीं पकड़ में आ रही है, और वो आपको कब समझ आएगी? जब आप बेसिक से शुरू करेंगे। आपके लिए भी बहुत आसान होगा, है ना, छोटी छोटी बीट्स कभी कभी हम समझ आते हैं लेकिन स्टूडेंट तक वो चीज़ पहुंचानी, ये समय के साथ ही आएंगी समझ में। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब आज मैं कुछ एक्सप्लोर करूं नया, तो मुझे लगता है अच्छा 4 साल पहले तो नहीं आता था, आज क्यों समझ में आ रहा है मुझे, समझ आ रहा है क्योंकि आज हम डीप में जा रहे हैं। और ये ऐसे लगता है कि अच्छा वो ये चीज़ थी जो तब बोलते थे, मुझे आज क्लियर हो रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय से आएंगी, लेकिन उस चीज़ को पढ़ते रहो, समझते रहो। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं बहुत पहले कॉलेज टाइम में थी, तो मतलब बीट्स की नॉलेज मुझे नहीं थी। मैं आउट ऑफ बीट डांस करती होती, डांस करती थी, नेचुरल था, कभी सीखा नहीं था, तो डांस करते होते थे। तो कोई कोरियोग्राफर थे, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप आउट ऑफ बीट डांस करते हो। अब मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि बीट किसे कह रहे हैं। हम तो गाना सुनते थे और शुरू हो जाते थे, है ना। हम लिरिक्स पे चलते हैं। हम लिरिक्स पे चलते थे, तो वो एक्सप्लेन करना नहीं आता था, एक्सप्रेस करना ही नहीं आता था, फेस पे नहीं आता था। बिल्कुल। फिर कॉलेज में ही मुझे बस एक मौका मिला कि आपने क्लासिकल परफॉर्म करना है। मेरे को तब पता भी नहीं था कि कथक एग्जैक्टली क्या है। बहुत यंग थे उस वक्त, है ना, और क्लासिकल से दूर भागते थे, बोरिंग लगता था, वही सोच जो थी उस टाइम बच्चे वाली। लेकिन मेरी लाइफ बदल दी उस वक्त। एक बहुत ही मतलब मेजर टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ का, और उस वक्त भी नहीं जुड़ी, लेकिन आज मैं जितने गहराई तक जुड़ी हुई हूँ, मतलब मैं जब भी डांस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं नटराज जी से सीधा जुड़ती हूँ। जी बिल्कुल। अगर उनका आशीर्वाद ना लूँ और मैं सीधा डांस करूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं डांस कर रही हूँ। लेकिन जब वो साथ होते हैं, उनकी मौजूदगी फील होती है, तो वो बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि डांस खाली डांस नहीं है, वो उनकी मौजूदगी है। बिल्कुल। तो जो जुड़ पाता है वो जुड़ जाता है, वो अपनी कला में आगे निकल जाता है। लेकिन जो नहीं जुड़ पाता वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाता है। तो ये गहराई मैं जो समझ पाई। और मैं अभी जैसे रिसेंट आपका देख रही थी कि योगा के बीच में और मेडिटेशन में आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे चांस मिला तो मैं डेफिनेटली आपसे कुछ सीखूंगी उससे। योगा का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब मेरी लाइफ का ना जैसे क्लासिकल रहा ना टर्निंग पॉइंट, वो योगा उससे भी ज्यादा रहा। बिकॉज दे आर सो रिलेटेबल और इतने कनेक्टेड है कि अगर हम देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी जो योगा हमें दे रही है वो हमें डांस में काम आ रही है, और ब्रीदिंग सोर्स एक ही है ना, सोर्स एक है, नटराज जी ही तो है। बस उन्होंने योगा भी उन्होंने करा है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा और डांस भी। तो इंट्रोडक्शन जो है वो एक ही है। तो वहाँ जब हम ऋषिकेश जाके सीखते हैं ना, वहाँ उनकी मौजूदगी बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ जाके तो इंसान बदल के आता है, वो इंसान पहले वाला कभी नहीं आएगा जो जाएगा वहाँ।
तो वो योगा का तो एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। उसने मुझे और ज़्यादा गहराई तक जोड़ दिया डांस से एक्चुअली। और पेशेंस तो built हो जाता हाँ है। बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले तो मैं ऐसे इतने में जितना अभी कुछ कर लेती हूँ मैं, और फिर भी शांत रहती हूँ। हाँ। पहले तो नहीं थी शांत, पर फिर भी एक होता है कि अंदर से आप अंदर से गुस्से में हो, वो वाला गुस्सा योगा से गया है ऑफ कोर्स। और डांस से भी जाता है, डांस से तो बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहीं से मेरे अंदर एक और क्वेश्चन आया है, अभिनय के बारे में बताएं। ये बिल्कुल भी लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। उनको ये पता है एक्सप्रेशन देने हैं, पर आई डोंट थिंक सो कि ये पता है उनको अभिनय। क्योंकि आप सामने बैठे हैं ना, और एक कथक जो डांसर होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, उनसे अच्छा तो ये कोई नहीं समझ सकता। अभिनय में अगर हम देखें कि ठुमरियाँ हम करते हैं, तो उसके बीच में जिस सेमी क्लासिकल फॉर्म में अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर नॉर्मली हम किसी बच्चे को भी इस चीज़ में सिखाएं, तो आपने लिरिक्स सुनी? क्या सुना आपने? आन मिलो सजना, है ना? हाँ। या एरी सखी, कुछ भी, एनी कोई सॉन्ग अगर आपको, आज इबादत है ना, हाँ, तो उस इबादत में क्या आप पकड़ते हो? इबादत में आपको उस ईश्वर की, उस परमात्मा की इबादत करनी है, आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा। मेरी जो ट्रिक रहती है, आई डोंट नो सबके लिए नहीं सेम होगा, सबकी जर्नी और सबका करने का बिल्कुल तरीका अलग है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि पहले लिरिक्स को सुनो, उसे झूमो। अगर आपने कोई कोरियोग्राफी तैयार करनी है, म्यूजिक लगाओ, लाउड म्यूजिक लगाओ, उस पर बस झूमते रहो, उस चीज़ को फील करो। जब तक आपके गूज बम्स नहीं आ जाएंगे ना, उस म्यूजिक को सुन के, तब तक वो अभिनय का पार्ट निकल के नहीं आएगा। अभिनय क्या है? आप उस चीज़ को अंदर से कैसे, उसका भाव कैसे सामने तक निकाल रहे हो दर्शकों तक, कि उनमें उस चीज़ का रस आए। हम भाव उस चीज़ का दिखाएंगे तो उनमें उस चीज़ का रस आएगा। और अगर हम एक छोटी सी चीज़ देखें, कि उस लिरिक्स को हमने सुना, जब तक उस अभिनेता अभिनेत्री अगर उस चीज़ में आप करेक्टर में ही नहीं घुसे हो, तब तक आप क्या अभिनय दिखाओगे? तो उस चीज़ के बीच में अगर हम देखें कि सोल्जर की वाइफ है, तो उस पे क्या बीत रही होगी, मतलब उस चीज़ का क्या एक्सप्रेशन उसके मन में होगा, उसकी तड़प कैसी होगी। हस्बैंड जा रहे हैं, है ना? हस्बैंड जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि वो वापस लौट रहे हैं या नहीं लौट रहे। या अगर हम देखें कि हम एक श्रृंगार दिखा रहे हैं कि नायिका बैठी हुई है वासक सज्जा, कि अपने सज धज के तैयार हो रही है, तो उस चीज में कैसे आप, मतलब एक छोटी सी अगर एक बिंदी तक लगा रहे हो, आप उठाया और बिंदी तक आपने मतलब दिखाई, तो उस चीज को आप फील करो कि अब आपने इयरिंग उठाया, तो आप इयरिंग को कैसे डालोगे, ये उसका आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। जब तक आपने उस चीज को फील ही नहीं किया, तो आप सामने चोटी गूंदनी, ये बाल कहाँ से लोगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो ये सब आपको उस करेक्टर के बीच में आना पड़ेगा। और शीशे के आगे बैठ जाओ, उस चीज को करते रहो, उस चीज को फील करोगे जब, और उसे रियलिटी में उस चीज को देखोगे। दुपट्टा ओढ़ना, मैं स्टूडेंट्स को स्पेशल दुपट्टा लेके झाड़ कर घुमा कर फिर ओढ़ते हैं, या साड़ी की प्लीज, तो उन्हें वो रियलिटी में दिखाना पड़ता है। या अगर शिव का हम त्रिशूल उठा के, त्रिशूल अगर हम छोड़े, तो उसके लिए मैं स्पेशल किचन से या कहीं से एक स्टिक उठाकर उन्हें बताती थी कि देखो कहाँ से पकड़ रहे हो तुम, स्ट्रेट है ये। फिर वो जब रियल में देखते हैं, फिर उस चीज को, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे सिखाया था ना, तो वो बताते थे कि ऐसे ऐसे उठाओ त्रिशूल, ऐसे मारना, और मुझे पता ही नहीं होता था कैसे मारना, वो कह ही नहीं हाथ में कुछ, क्या हमारे बच्चे थे उस वक्त ना, पता ही नहीं होता। मैम कह रही है, जो हमारे गुरु है वो कह रहे ऐसे करो, ऐसे और वो कहते अच्छा ऐसे मतलब पता नहीं होता है, नहीं पता बहुत होता। अब जाके वो चीज पता लगती है कि अच्छा हाँ, आपने बॉडी को कैसे उस चीज को कैरी करना, पोस्चर कैसे मेंटेन करना है। त्रिशूल उठा रहे हो आप, यूं तो उठा, आपकी एक एक यहाँ जोर आपकी शोल्डर्स वो दिखना चाहिए कि भारी है, बिल्कुल हल्का नहीं, आपका जोर लग रहा है उसे उठाने में। और अगर आप अपने बालों को संवार रहे हो, तो कितने आराम से, कि दर्द ना करे, धीरे कोम कर रहे हो, है ना, वो चीज दिखानी। तो अभिनय बेसिकली दिखाना, दर्शक अपने रस भाव के साथ भर के आप उस चीज को, मतलब आप जो रोल प्ले कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली दिखाना। पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और बच्चे बस ये पूछते हैं कि मैम कि अगर हम डांस में करियर बनाएं, स्पेशली अगर हम क्लासिकल को चूज करके जाए, तो क्या हम अर्न भी करेंगे, और अगर अर्न करेंगे तो कैसी अर्निंग, क्योंकि पेरेंट्स कई बार इंटरेस्टेड होते हैं
कि हाँ ठीक है आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें करियर क्या है उन्हें नहीं पता कि इसमें स्टडी भी, आप जॉब भी कर सकते हो या कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आज बच्चों को पता लगना चाहिए, क्योंकि जो भी बेस बनता है देखो वो स्टार्टिंग से ही शुरू होता है ना। तो आप कैसे उनको गाइड करोगे इसमें? करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, जितने आप बाकी सब्जेक्ट्स में देखेंगे आई थिंक मुझे लगता है इसमें शायद ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि इसमें आप फ्रीलांसिंग काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो इतनी अच्छी एकेडमी OSR डांस एकेडमी है ना, हमारे सामने एक जीती जाती एग्जाम्पल यहाँ है और आपके सामने एक यहाँ है। तो अब देखो आप डांस से जुड़े हो, और अगर हम देखें कि आप एज ए टीचिंग में जा सकते हो, अपनी एकेडमी खोल सकते हो, और एकेडमीज में सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को सिखाना, Exactly. हर तरह के लोग आएंगे आपके पास, हर उम्र के लोग आएंगे, और उनके साथ कनेक्ट करना भी बहुत अच्छा है। हाँ. और इसी के बीच में अगर आप जैसे योगा को हमने अटैच किया, साथ में जोड़ा, तो योगा प्लस डांस जब ये मिल जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, तो वो और भी अच्छी चीज़ निकल के आएगी। और अगर हम देखें तो आप थिएटर लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब आपने अभिनय सीख लिया तो अभिनेता या अभिनेत्री तो आप बन ही सकते हैं। और देखें तो कोरियोग्राफर्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बीच में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का क्रेज़ है। और अभी हम देखें कि संजय लीला भंसाली की उनकी जो जितने भी मूवीज हैं आप देखोगे सब में क्लासिकल अभी है। रिसेंटली भी उनका जो हीरा मंडी, हीरा मंडी, उसका सॉन्ग बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। तो वही चीज़ है कि आपको सिर्फ उस चीज़ में पहुंचना है, अपॉर्चुनिटीज तो अपने आप आएंगी, और कुछ अपॉर्चुनिटीज तो ऐसी होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता होगा। तो उनका सवाल जो बेसिकली ये रहता है अर्निंग को, क्योंकि आजकल अगर मैं देखूं तो ज्यादा झुकाव लोगों का किस तरफ है, अर्निंग कितनी है, बिल्कुल, है ना, ये छोड़कर कि इसकी प्योरिटी क्या है या इसकी स्पिरिचुअलिटी से कितना जुड़ा हुआ, लोगों को उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता आजकल। ज्यादा लोग, मतलब अगर मैं काउंट करूं तो 80% लोगों का झुकाव होगा पैसों की तरफ, और 20% लोग का होगा भगवान की तरफ, कि ये हमें जोड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों जरूरी हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या इसमें अर्निंग भी है? बिल्कुल अर्निंग है। अगर अर्निंग है तभी मैं यहाँ अपने शहर से दूर सरवाइव कर पा रही हूँ, और इतना अच्छा स्टूडियो बना है, अर्निंग है डेफिनेटली तभी है ये। तो अब अर्निंग कितनी है या कैसे है, ये तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ में हो। तो अगर हम देखते हैं कि आप मुंबई जैसे शहर में गए हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, आपने संजय लीला भंसाली के किसी एक गाने को शूट किया है, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको कितना होगा। और अगर हम लेमैन की बात करें तो आई नो कि वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल चीज़ है, आप ऐसे नहीं जा सकते, बट स्टिल अपनी सिटी के बीच में भी अगर आप एक एकेडमी को खोलते हो और उसे आप अच्छे से चला रहे हो विद ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, विद डिसिप्लिन, तो उस चीज़ में डेफिनेटली बच्चे और पेरेंट्स इन्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद करेंगे। आप उन्हें रिजल्ट, उनके मनचाहा रिजल्ट दोगे तो आपके मनचाहा वो पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो इट्स लाइक गिव एंड टेक। हाँ, ये बात तो सही है आपकी, पर मेरे हिसाब से अर्निंग भी आपकी तभी होगी जब आप इसमें पहले इन्वेस्ट करोगे। और इन्वेस्ट आपको पैसे नहीं लगाने हैं, नहीं, आपको अपनी मेहनत लगानी है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ बिना मेहनत के तो कभी नहीं हो सकती है। तो जो आजकल की यूथ है ना, वो शॉर्टकट ढूंढती है। तो मेरे हिसाब से बस जो मेरे हिसाब से मैंने फील किया है, शॉर्टकट तो कोई नहीं, लॉन्ग कट ही है। मेहनत करो तो आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हो। लॉन्ग वे टू गो। सीरियसली लॉन्ग। शॉर्टकट तो ये है कि फिर तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तक ही रह जाएगा। शॉर्टकट है ही नहीं मतलब मैंने, अगर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ इस लाइन में, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी एक दिन भी कोई शॉर्टकट देखा। नहीं देखा, नहीं करें। अगर आज खड़े होकर अगर हम डांस करा पा रहे हैं तो वो मेहनत ही है जो हम करके आ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब हमने जिससे भी सीखा, जिनके भी, अब अगर मैं गुरु बोलूँ या मैं टीचर्स बोलूँ, जिनके भी अंडर मैंने सीखा है जो भी, तो मुझे ऐसा लगता है वो सब मेहनत ही है हमारी। वो इन्वेस्ट किया है तभी आज अगर हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं, कम या ज़्यादा, तो वो हम तभी कर पा रहे हैं। अगर मैं अपनी फर्स्ट सैलरी की बात करूँ
मेरी फर्स्ट सैलरी तो बिल्कुल बहुत कम थी मतलब नाम मात्र थी, आई थिंक 2000 के। हाँ, मैं अपनी ऐसी फर्स्ट कुछ सैलरी थी। की बात करूँ, फर्स्ट सैलरी मेरी ऐसी कुछ थी। सेम, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले भी मैं उधर अपने सिटी में बच्चों को सिखाती होती थी हाँ। डांस, तो मैं इतने में इतना खुश हो जाती थी ना हाँ, कि हाय मैंने खुद कमाया, कि और मांगना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सच बताऊं, मतलब वो पैसे जो मेरे हाथ में है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाई मैं तब हुई जब मैंने फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफी की। फर्स्ट टाइम मैंने बच्चों को सिखाया, वो भी इंडिविजुअली, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ थी जब पैसे हाथ में आए, उससे भी ज़्यादा। तो मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं आई एम नॉट कनेक्टेड विद मनी, मैं कनेक्टेड हूँ ऑफकोर्स, सर्वाइवल के लिए आपको ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, पर मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअली भी आपको होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं कुछ तो ये, क्योंकि जब जुड़ोगे तो सीखोगे, बिल्कुल तभी आएगा। तो बेसिकली हम समझाती हूँ मैं बच्चों को, लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा आंसर दिया है, शायद इससे कुछ वो सीख पाएंगे तो अब आपसे मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। तो कैसे हैं आप नॉर्मल लाइफ में, कैसे हैं? नॉर्मल लाइफ में अगर मैं एज अ टीचर को अगर मैं हटाऊँ अच्छा, टीचर को हाँ, अगर टीचर को मैं हटाऊँ तो मुझे- आप कैसे हो लाइफ में? मुझे ऐसा कुछ दिनों से लग रहा है कि जो टीचर पर्सनैलिटी है वो हाँ। मेरी पर्सनैलिटी आई थी, मेरी एज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से निकल कर आई। Okay. और वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं अब रियल लाइफ में भी टीचर की तरह ही रहने लग गई। ओके। किसी की बात पे बस हर चीज को ना ऐसे होता है कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। हाँ। मुझे लगता है मैं यहाँ पे भी मैं ही टीचर हूँ कि मेरी चलनी चाहिए यहाँ पे। ओके। मैं उस चीज को अब कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं भाई वो मेरे एल्डर्स हैं वो मेरे दोस्त हैं, अब उनके ऊपर मैं अपना वो जालम काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो कोई ऐसा कोई फनी सा इंसिडेंट रहा है आपकी लाइफ में डांस में या डांस से बाहर, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में रहा हो जो आप शेयर कर सको? ऐसे अब अचानक फनी तो डांस में आई डोंट थिंक कुछ फनी, बहुत फनी कुछ क्या आपको ऐसा हुआ। सिखाना पड़ रहा हो और बच्चा ना हाँ, सीख पा रहा हो? एग्जैक्टली मुझे याद आया, देखा अब गया मुझे ना? आया मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगी, नहीं तो उसने कल मुझे फिर कॉलेज में पकड़ना। अच्छा, तो उसमें ये था, अभिनय की बात ही हो रही हाँ, थी। हाँ, जैसे हाँ। मैं बच्चों को रियलिटी आप कैसे सिखाएंगे, हाँ। है ना, बांसुरी को अगर हम पकड़ रहे हैं तो बांसुरी ये है, हाँ। बट एग्जैक्टली बांसुरी हम ऐसे बजाएंगे। हाँ 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 हाँ, बट कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें डिफरेंट थोड़ी ब्यूटी को एनहेंस हाँ, करने के लिए enhance करनी करना पड़ती पड़ता है। है। तो मैं क्लास में कुछ आई डोंट रिमेम्बर मैं क्या सिखा रही थी, अभी पिछले साल की बात है, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि आपने अपने पिया को ना यूं गले लगाना है। हाँ हाँ हाँ। मैंने ये बताया और एक स्टूडेंट ने यूं ही गले लगाई जाए। मैं कहा, तू क्या कर रही है ये? बहुत ये नहीं कर रहा है ना सीधा, बहुत कर रहा हूँ मैं सीधा। तो ज्यादा रियल में मत जा, तू ये कर, बस इतने में खत्म। हाँ। नहीं मैम ऐसे तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, वो तो छूट रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे ही पकड़ूंगी। तो वो इतना फनी था कि फिर बट आई रियलाइज कि बच्चों को ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि अभिनय इतना भी आप मत घुस जाओ कि आपको गले लगाना तो ऐसे ही गले लगाना, ऐसे ही लगाना, गले ऐसे ही लगाओ बस। बच्चा घुस गया ना उसमें, इन्वॉल्व हो गया, बच्चा कह रहा है मैं ऐसे लगाऊंगा, छोड़ना नहीं है मैंने। फिर मैंने उसे बांसुरी की ही एग्जांपल दी, मैं कहा तुम ऐसे शो करोगे बट बजाओगे तो ऐसे ही ना। हाँ। तो कुछ कुछ चीजें हमें एनहेंस करने के लिए इनहैंस करनी पड़ती है। इसके जैसे ऐसे फनी इंसिडेंट तो बहुत होते हैं आई थिंक लाइफ में ना, मतलब मेरे हिसाब से टीचर एज अ टीचर बहुत कुछ देखना पड़ता है। बहुत। तो सबसे ज्यादा गुस्सा कभी आया हो? ये ज्यादा हो गया ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, ये मेरी ज्यादा हो गया। स्टूडेंट जो देखेगी ना वो कहेगी मैं ही थी वो जिसपे सबसे ज्यादा अच्छा, गुस्सा किया था। उसे अभी पता लग recent, जाएगा। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी रीसेंट यूथ फेस्टिवल्स की जब तैयारी चल रही थी तो हाँ। मेरे बच्चे बिल्कुल बिगनर, बिल्कुल शुरू से है ना, बेसिक से आएंगे बच्चे, प्यारे प्यारे। हाँ वो प्यारों के आगे तो मैं जो देवी बनती हूँ। हाँ। तो मैं उसे अब बच्चे हैं ना, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ तक नाचो, और वो अभी तक यही है, लेकिन हाँ। वो एक स्ट्रेस होता है फेस्टिवल्स का, और वही टाइम होता है जो बच्चा इतना डीप में जाके सीखता है। हाँ। तो उसे मैं एक चीज सिंपल समझा रही थी कि ये हाथ ना यहाँ करो, नीचे नहीं करना, ऊपर कर। और उसे ये नहीं पता लग रहा, वो इतनी टेंशन में आगे मेरे आगे कि हाथ ऊपर करना इसको बोलते हैं। अच्छा, वो इतना ही नहीं वो समझ डर पाई, गई वो आपसे डर गई, इतना? इतना डर गई कि मैंने बोला कि हाथ यहाँ नहीं यहाँ कर, ऊपर किसको हाँ, बोलते हैं? इतने तो स्वीट हो आपसे, बच्चे डरते भी हैं। You don't know। बच्चों से पूछो कितनी स्वीट हूँ। हाँ, बच्चों को तो पता मुझे होगा। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने आके उसके यहाँ चांटा मारा ओ, और वो बेचारी ऐसे हंस रही है। फिर मैंने पीछे से एक और लगाई। तो गुस्सा तो, और
ऐसी बचकानी हरकत कर देते हैं, पर वो बच्चे हैं, करेंगे। लेकिन हाँ। मैं जब उस गद्दी पे बैठी होती तो मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी, पर ये बाद में नेचुरल है एक्चुअली, गुस्सा आता है। एज अ टीचर ना मुझे लगता है हमें ज्यादा योगा करना चाहिए कि हम गुस्से पे कंट्रोल कर पर ये सकें। रिसेंट मेरे 6 मंथ्स तो बहुत गुस्से वाले गए हैं। बहुत हाँ। ये मैं समझ सकती हूँ कि एज अ टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हम ये कहीं निकाल नहीं सकते हैं, है ना, हमें कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए मैंने योगा करा है। अब मुझे भी करना पड़ेगा। अब तो मेरे बच्चे भी बोलेंगे कि मैम करके आओ आप। करके आओ, शांत रहोगे। हाँ, तो आपका बेसिकली यूथ फेस्टिवल की बात चली, तो जैसे हमें पता है कि हर साल ही आते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, सबका ध्यान खींचा हुआ होता है। तो आपकी अचीवमेंट्स कैसी रही हैं इसमें? अचीवमेंट्स तो बस हो गई ऐसे ही। बस ये था कि लास्ट ईयर मैंने शुरू किया, मेरा फर्स्ट ईयर था एज मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो मुझे पहली स्टूडेंट मिली, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी डेडिकेटेड, इतनी हार्ड वर्किंग मिलेगी। और टचवुड मेरे कलीग्स ने, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो उस चीज़ में भी बहुत अच्छा रोल है। तो यूथ फेस्टिवल्स में ये था कि बस मुझे ये था कि बच्चा कुछ सीख जाए, है ना, यू विन और लूज चलता रहता है। हाँ। पर तुम सीखो इस चीज़ से। और मेरे अंदर उस चीज़ की तड़प इतनी थी, क्योंकि मुझे कभी चांस नहीं मिला यूथ फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने का। तो वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मैं वो अगर इतना करती थी मेहनत, तो मैं कहती थी इतना कर, वो इतना करती थी, मैं कहती थी इतना कर, इतना किया, और वो करती रही। तो पिछले साल भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस साल भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बस ये चलती जाए जर्नी। नॉर्थ जोन तक परफॉर्म करना बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि यही लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप जीत गए तो जीत गए, अगर आप हार गए तो भी जीत गए। तो अब इन सब बातों को हमने आपके बारे में जाना, है ना, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जाना, तो आपने नॉर्थ जोन बेसिकली रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? नॉर्थ जोन के बीच में नॉर्थ की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और बस ये एक ज़रिया है बच्चों के लिए सीखने का, उस कंपटीशन को फेस करने का, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि कितना कुछ भर रखा है इस चीज़ में। और इनफैक्ट मुझे भी पता लगे, क्योंकि सिर्फ आप एक ही जगह पे रहकर नहीं उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते। तो जब तक आप नई चीज़ों को देखते नहीं हैं, अभी मेरी एक और स्टूडेंट है जो भी नेशनल में रिप्रेजेंट करेगी कथक, तो बहुत प्राउड फील होता है कि ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। सेकंड स्टूडेंट है वो नेशनल में जा रही है? मेरी फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ, वो पहले से सीख रही है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि जब वो कॉलेज से एक यूथ फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं तो वो आगे आगे कैसे जाते हैं, तो आप उनको बताओगे कि ये कैसे कैसे वर्क करता है? अगर हम कॉलेज से जा रहे हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से नहीं एंटर कर रहे हैं, हम कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं, तो पहले जोनल होगा आपके जोन का, फिर जोनल के बाद इंटर जोनल आ जाएगा, जिसमें आप यूनिवर्सिटी में या अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ किसी और कॉलेज में ही परफॉर्म करवाती हैं। तो इंटर जोनल के बाद नॉर्थ जोन, जब नॉर्थ की उत्तराखंड, बेसिकली आपका जोन आता है पंजाब, तो वो वाला जोन नॉर्थ का जोन आ जाएगा। नॉर्थ जोन के बाद जैसे नॉर्थ जोन है वैसे साउथ जोन होगा, वेस्ट जोन होगा, ईस्ट होगा, ये सब जोन अपने अपने चल रहे हैं। इनके साथ आप उसके बाद नेशनल्स में उनके जो विनर्स रहेंगे। तो जब आप अपने जोन को रिप्रेजेंट करते हो, तो बेसिकली जैसे आप नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसी के साथ साथ ये साउथ जोन भी आता है, क्या अलग चलते हैं? ये अलग, जैसे नॉर्थ जोन के बीच में सेपरेट चलता रहता है। हाँ, नॉर्थ इनकी डेट्स डिसाइड हो जाती हैं। जैसे अगर नॉर्थ जोन हो रहा है, नॉर्थ जोन के बीच में उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, मतलब यहीं आसपास जम्मू कश्मीर, ये सब आ जाती हैं, चंडीगढ़, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं नॉर्थ जोन के बीच में। और साउथ में जो साउथ के कुछ स्टेट्स को वहाँ पे फिक्स किया हुआ है उस हिसाब से, तो इनके जो विनर्स रहेंगे वो नेशनल्स में जाएंगे। नेशनल में, तो अब आपके स्टूडेंट नेशनल में जा रहे हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक कि लाइफ का बड़ा पार्ट हो गया आपका ना, कि पहले नॉर्थ जोन और अब नेशनल भी, तो नेशनल एक बड़ी बात हो गई। तो नेशनल में बहुत कंपटीशन टफ रहता होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत, क्योंकि आप ये देखो कि इंडिया में जो टॉप डांसर्स अपनी एज में डेफिनेटली, क्योंकि 25 बिलो ही पार्टिसिपेंट्स, तो उनके बीच में भी कंपटीशन देखना तो बहुत अच्छी है। तो बेसिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं?
जी। तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ पे हैं, मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि डांस में ऐसे स्टडी भी होती है और वो कहाँ से कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दें उन्हें। मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डांस में। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम 4 प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, हम 3। तो देखिए कि अगर एक कॉलेज में, एक डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर्स एक टाइम पे हैं और वो दे आर टू मच सीनियर्स, मेरे से बहुत एज्ड हैं वो, अगर उस टाइम से इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है तो आज तो इस चीज़ को और जान रहे हैं सब। तो इसमें तो बहुत अच्छा है, एवरीवन शुड ट्राई। एग्जाम्स की तैयारी करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो डेफिनेटली इस चीज़ को अचीव करेंगे सब। तो हमने आपके बारे में आई थिंक बहुत कुछ जाना। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है। तो एक हैम्पर है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहूँगी हमारी शो की तरफ से, ठीक है। Thank you. कि आप आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपने सीरियसली बुलाया। थैंक यू सो मच मैम कि आप Thank यहाँ you. आए, हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं आपको वो हैम्पर देना जी। चाहूँगी अब। थैंक यू। तो ये एक छोटा सा हैम्पर है हमारे शो की तरफ से, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये हमारा शो की तरफ से हर दिल दी गर्ल तिशुका संघ की तरफ से थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने वक्त निकाला। सीरियसली थैंक यू सो मच मैम। Thank you. शायद बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत थी करियर गाइडेंस के लिए। अब मुझे लगता है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल गए होंगे। मुझे भी अच्छा लगा कि जो बात मैं क्लासरूम में करती हूँ वो आज मैं चैनल पे अच्छे से कर रही हूँ। हाँ। जो क्लासरूम से बाहर तक भी टॉप नहीं, स्कोप मिलना चाहिए। आई थिंक कथक एज मैं पूरी तरह से जुड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी जुड़ी हूँ मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ कथक को। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यूथ है इससे जुड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हमारा कल्चर है, इससे जुड़ा हुआ है ना। अगर इससे नहीं जुड़ेंगे तो हमारे कल्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे। और आजकल के यूथ और बच्चे एक्चुअली में कल्चर से हटते जा रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। उन्हें नहीं पता कि हमें नमस्ते क्यों करना, हमें प्रणाम क्यों करना है, अगर हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। तो जितने वक्त पर वो जानेंगे वो वक्त बहुत आगे निकल जाएगा, तो अभी से बचाना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इस जो मैंने एक मुहिम थोड़ी सी शुरू की है, मुझे नहीं पता मैं कितना आगे तक ले जा पाऊंगी, पर बहुत कोशिश है, उसमें आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच।